हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में और जानने वाले हैं कि कैसे हम एक टॉप एमएनसी में अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की, तो ये मेनली दो टू टाइप से होते हैं, एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड सेकंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में जो कंपनीज होती हैं वो खुद कॉलेज कैंपस में विजिट करती हैं स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। और अगर मैं बात करूं जो हमारी टॉप एमएनसीज हैं लाइक गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, तो ऐसी जो टॉप एमएनसीज हैं ये जनरली टीयर 1 या टीयर 2 कैटेगरी के जो कॉलेजेस हैं वहीं पे विजिट करती हैं। लाइक आपके आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, बिट्स है, या जो टॉप ट्रिपल आईटीज़ हैं, तो ये टॉप एमएनसीज हैं, ये ऐसे ही कॉलेजेस में विजिट करती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ टीयर 3 कॉलेजेस की, तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं अगर ये भी इन टॉप एमएनसीज में प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, तो ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू जा सकते हैं। जब भी कोई कंपनी रिक्वायरमेंट निकालती है तो आपको कंपनी की वेबसाइट पे विजिट करके अपना रेज्यूमे अपलोड करके वहाँ अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपके रेज्यूमे के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन अगर आप उसके केपेबल हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छा पैकेज ग्रैब कर सकते हैं इन कंपनीज में। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से आप एक अच्छी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को ग्रैब कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना रेज्यूमे बिल्ड करेंगे और आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना होने पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो अगर बात करें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की एलिजिबिलिटी के लिए, सो अगर आप बीटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप इन कंपनीज में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। सो सेकेंड थिंग मैं ये बताऊं कि जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, ये जो कंपनीज़ है आईटी कंपनीज़ हैं। सो जनरली लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें इन कंपनीज़ में प्लेसमेंट लेना है तो हमें सीएस या आईटी ब्रांच से होना ज़रूरी है। सो ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग या किसी भी अदर ब्रांच में, तो भी आप इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए। बट जो नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे होती है कि दैट यू शुड बी गुड एट कोडिंग। आपको कोडिंग में अच्छा होना चाहिए। ये एक स्किल है जो कि आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, बिकॉज ये आईटी कंपनीज़ हैं, ये जनरली सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क करती हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स को हैंडल करने के लिए हमको कोडिंग आना ज़रूरी है। तो अगर आप कोडिंग में अच्छे हैं, अगर आपने इन स्किल्स को डेवलप कर लिया है, तो डेफिनेटली आप इन कंपनीज में प्लेसमेंट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 3 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है टू एनहांस योर कोडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड इज टू प्रिपेयर एन इम्प्रेसिव रेज्यूमे, एंड थर्ड इज ऑफ रेफरल। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊं कि अपनी कोडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करना होगा, क्योंकि जैसा कि कोडिंग स्किल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ भी नहीं होना है। तो कोडिंग स्किल्स को कैसे इन्हांस करना है और कहाँ से सीखना है, ये सारी चीज़ें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड सेकेंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू प्रिपेयर एन इम्प्रेसिव रेज्यूमे। क्योंकि आज सपोज आप बीटेक कर रहे हैं तो 4 साल के ड्यूरेशन में आप जो भी स्किल्स को सीखे हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं या जो भी इंटर्नशिप्स किए हैं, वो सब कुछ एट लास्ट आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करेंगे, और यही रिज्यूमे कंपनी के अंदर आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो जो इम्प्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए हमें एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बनाना आना चाहिए। तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ओके, सो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ऑफ कनेक्शन विद रेफरल्स। तो सपोज़ आप गूगल में अप्लाई कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, तो आपको वहाँ एक रेफरल की ज़रूरत होगी। रेफरल वो बंदा होगा जो कि वहाँ पे पहले से वर्क कर रहा है, यानी कि वहाँ का कोई एम्प्लॉय। तो आप उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो आपके लिए एज अ रेफरल वर्क करेगा। तो रेफरल कैसे कनेक्शन कैसे बनाना है रेफरल के साथ, ये भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आपको यहाँ ये भी ट्रैक करते रहना है हमेशा कि कौन कंपनी कौन सी अपॉर्चुनिटी निकाली, ताकि आपको आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो पाए। ओके, सो मैं बताने वाला हूँ कि आप अपनी कोडिंग स्किल्स को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आते हैं तो जनरली सारे ही कॉलेजेस में एक लैंग्वेज ज़रूर सिखाई जाती है जो कि सारे ब्रांच के बच्चों के लिए कॉमन रहती है। तो मोस्टली कॉलेजेस में तो सी लैंग्वेज रहती है।
तो जो सी लैंग्वेज आपके सिलेबस का पार्ट है, उसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ही स्टार्टिंग से सिखाया जाता है। तो जो भी आपके फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है सी लैंग्वेज का, उसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें और उस लैंग्वेज को अच्छे से समझें। देन कॉलेज के सेकेंड ईयर में आने के बाद भी सारे ही ब्रांच के बच्चों के लिए एक और लैंग्वेज कॉमन रखते हैं। मोस्टली वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि कई कॉलेज में सी प्लस प्लस सिखाई जाती है, कहीं में पाइथन होती है या कहीं जावा होती है। तो आपको उसके बाद उसको भी सीखना है अच्छे से। तो उसका जो भी बेसिक सिंटैक्स है या उसके में आपके जो भी सिलेबस का पार्ट है, वो सारी चीज़ें को अच्छे से सीखिए। और अगर आपके कॉलेज में सेकेंड ईयर में कोई लैंग्वेज नहीं सिखाई जा रही है, तो डेफिनेटली आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप बुक से पढ़ सकते हैं या यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा या पाइथन। देन उसके बाद ये लैंग्वेजेस को का बेसिक समझने के बाद कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लेके आप उसमें डीपली घुस सकते हैं उसको सीखने के लिए। तो इसलिए बेसिक सबको ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको आगे किस लैंग्वेज के साथ जाना है। अब एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करने के बाद सबसे पहले आपको उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक सिंटैक्स उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेना है। उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे, जो कि हेडर से रिलेटेड है, वेरिएबल्स चाहे कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, एरेस, इस तरह के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सबकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट वीक ना रह जाए। ठीक है। देन इसके बाद मेन चीज़ स्टार्ट होती है जहाँ से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डीपली घुसेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं, डेट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजर चीज़ है प्रोग्रामिंग का। यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग को प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कैसे कोई भी प्रोग्राम वर्क करता है, और आप भी अपनी थिंकिंग स्किल को उसके अंदर डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको काफ़ी टाइम दे के बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को, क्योंकि जो डी एस एल्गो है वो मेन पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। इसके बिना आप एक अच्छे प्रोग्रामर कभी नहीं बन सकते। डीएसएलगो में इतनी हासिल करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ। तो आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव कोडिंग का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग आती है तो आपके रेज्यूमे की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इस पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे बेस आज का कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे कि हैकर अर्थ पे, कोड शेफ पे, एंड इनफैक्ट गूगल भी कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है जो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपके रेज्यूमे की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, और आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक वास्ट टॉपिक है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा इसके बाद, जिसमें मैं हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्चुअली है क्या, तो इसको कैसे सीखना है और कहाँ से सीखना है। जो भी टोटल कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। कोडिंग सीखने के साथ साथ आप उन पे बेस कुछ प्रोजेक्ट्स भी ज़रूर करते चलें। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इसका आपके रिज्यूमे पे भी बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो अब इतनी नॉलेज गेन करने के बाद और कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने के बाद अब आपको क्या करना है। अब आप ट्राई कर सकते हैं किसी भी कंपनी में एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। अगर आपको कहीं भी इंटर्नशिप मिल जाए, चाहे वो कोई भी छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे आप अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, एक रियल लाइफ वर्किंग एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं, एंड ये आपके रेज्यूमे में भी एक अच्छा वैल्यू एडिशन करता है। तो इंटर्नशिप के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इंटर्नशिप में होता क्या है, किस तरह से हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप के ऊपर सारी डिटेल्स हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इतनी नॉलेज गेन करने के बाद अब आप हैकर अर्थ या कोड शेफ जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जा करके अपनी कोडिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग पे रेटिंग्स भी दी जाती है। अगर आप 5 स्टार या उससे अबव रेटेड कोडर हैं तो आपकी जो आपकी स्किल की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये बहुत ही रिकग्नाइज कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सो इनका जो रेज्यूमे पे इफेक्ट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर इनकेस आपने इंटर्नशिप भी नहीं की है, लेकिन अगर आप एक अच्छे टॉप रेटेड कोडर हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, देन आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने एक अच्छी नॉलेज गेन कर ली है कोडिंग में, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जा कर के ज़रूर प्रैक्टिस करें। बाकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग की वीडियो में हम इन प्लेटफॉर्म्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी रेफरल से कनेक्शन बनाने की, तो वो हम करने वाले हैं लिंक्डइन के थ्रू। अगर अभी तक आपने अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बनाया है तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही जाएं, सबसे पहले अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएं।
और आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी स्किल्स हैं, वो सब कुछ अपने रिज्यूमे के साथ-साथ अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी मेंशन करें। क्योंकि जो रिक्रूटर्स होते हैं, वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी विज़िट करते हैं। ओके। सो उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़ पहले से कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हैं, हम उनसे कनेक्शन बनाएँगे, उनसे कनेक्ट करेंगे। देन कनेक्ट करने के बाद हम उनको अपना रिज्यूमे सेंड करेंगे। अगर उनके अकॉर्डिंग हमारा रिज्यूमे ओके है, देन वो प्रोसीड कर देंगे कंपनी के एचआर को। ठीक है। देन ये हमारी प्लेसमेंट में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि ये लोग एक्ट करेंगे एज अ रेफरल। सो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में एक रेफरल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और अगर इनके थ्रू हमारा सिलेक्शन हो जाता है कंपनी के अंदर, देन कंपनी इनको भी इसका बेनिफिट देती है। ठीक है। ओके। सो लिंक्डइन के बारे में और भी कई सारे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। हम लिंक्डइन को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और भी जानेंगे कि इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आगे चल के लिंक्डइन पे भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। ओके। सो इतना सब करने के बाद जब आपका रिज्यूमे फाइनली कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो जाएगा, देन आपको बुलाया जाएगा कुछ कोडिंग राउंड्स के लिए। अब यहाँ पे आप अपने कोडिंग स्किल्स को का यूज़ करके कोडिंग राउंड्स को क्लियर कर लेंगे। देन फाइनली आपका एचआर इंटरव्यू होगा। इसके अंदर कोडिंग स्किल्स के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोडिंग स्किल्स के साथ साथ आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो अगर ये भी आपने बहुत ही अच्छे से किया और सब कुछ बहुत बढ़िया से गया और आपका इसमें भी सिलेक्शन हो गया, फिर क्या, फाइनल रिजल्ट अनाउंस होगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट सेलेक्टेड। सो गाइस, ये था पूरा प्रोसेस एक अपनी ड्रीम कंपनी में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ग्रैब करने का। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।